मां सरस्वती को नमन करते हुए पार्टी के पितृपुरुषों को नमन करता हूं। मंचासीन हम सब के लाडले मालवा और प्रदेश के गौरव हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। मंचासीन इस कार्यक्रम के प्रभारी माननीय बंसीलाल जी गुजर साहब, मंचासीन सहयोगी उनके डॉक्टर तेजबहार सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय कैलाश जी चावला और सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, मातृशक्ति, सभी पत्रकार बंधु, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस व्यवस्था में लगे हुए सभी लोग, जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ अवसर है ये। केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लेखा जोखा लेकर आज ये यात्रा आपके बीच में शुभारंभ होने जा रही है और इसका शुभारंभ करेंगे मान्यवर हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, साथ में मान्यवर जगदीश देवड़ा जी भी मौजूद रहेंगे और साथ में मान्यवर मोहन यादव जी भी मौजूद रहेंगे और भी कई मंत्रीगण, हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी और सभी लोग इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। ये यात्रा का शुभारंभ नीमच की लाल माटी से हो रहा है और आपकी उपस्थिति दर्शा रही है कि आपके देश के मुखिया मोदी जी में और प्रदेश के मुखिया में कितना विश्वास है। ये भीड़ से हुए पता लग रहा है। पिछले दिनों यहां एक कांग्रेस की सभा भी थी, याद वेगा सबने कि नहीं है? कपटनाथ जी आया था, 5 साल पहले भी आया था पिपलिया मंडी की सभा में, याद है कि नहीं है? कहीं क्या तो 2 लाख माफ करूंगा, 2 लाख
याद करो, बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं, याद है कि नहीं? है भूमि विकास बैंक थी, लोन लिया था तो ये कांग्रेसी वन की जमीना बकई छोड़ता, नीलाम कर देता, अंदर ही अंदर खाई जाता। ये हालात थे हमारे यहां। लेकिन जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मान्यवर हमारे देश के मुखिया बने, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड चालू करके दिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव गांव को सड़क योजना से जोड़ने का काम किया। याद करो वो समय, सारे हमारे क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। याद करो 2003 के पहले प्रदेश में 7.5 लाख भूमि सिंचाई होती थी। सरकार की तरफ से कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। ये आंकड़े आपके कुओं के, आपके ट्यूबवेल के हैं। कोई सिंचाई योजना काम नहीं करती थी उस समय में। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब काबिज हुई, तो आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और अगले 2 साल में 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई होना शुरू हो जाएगी। कल्पना करें किसान की आय कितनी होगी। याद करें वो दिन जब आपको बिजली 1 घंटा 2 घंटा मिलती थी, आपके खेतों की बिजली नहीं आती थी। किसान हमारा खेत पर परेशान होता रात भर, और हमारी बहनें और बच्चे रात भर घर में मच्छर मारते रहते थे। न वो सोता न वो सोते। ये हालात थे प्रदेश के। 24 घंटा बिजली मिलने लग गई घर की, तो सब पंखे कूलर में आराम से सोते हैं। 10 घंटे खेत की बिजली मिलती तो उत्पादन कितना बढ़ा। हमारी मंडियों में जगह नहीं है। इस पिछले साल तो किसान के घर में तक जगह नहीं रही थी कि माल कहां भरे। ये हालात कैसे आए? ये हालात सरकार बदली और हालात बदले। याद करो 15 महीने का समय, पुराना याद नहीं हो तो हमारी नई पीढ़ी को तो 15 महीने याद होंगे। कमलनाथ जी कह गए थे कि 2 लाख माफ करेंगे, ना 2 लाख माफ किया, ब्याज पेनल्टी लगवा दी, और साथ में हमारी जनहित की योजनाएं भी खा गए। संबल योजना बंद, कोई मर जाए एक्सीडेंट से तो 4 लाख मिल रहे थे वो बंद, कोई मर जाए 60 से कम में तो वो बंद 2 लाख। प्रसूति की सहायता भी खा गई। जो बहन को लड्डू के लिए पैसा मिलता था वहां से वो भी खा गए अस्पताल के। याद करो 5000 कफन दफन का मलता, दाग कर्म करवा का लाकड़िया का मलता भी खाई गया ही, तो मरिया करेगा भया भी खाई गया तो अमर से कोई कहीं करेगा। ये कांग्रेस है जिसको कोई लेना देना नहीं जनता से, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। उनको तो अपना पेट भरने से काम है। 15 महीने में सारी योजनाएं बंद हो गई थी, प्रदेश का विकास बंद हो गया था। वो तो जनता की बद्दुआएं थी कि वो सरकार बदली और फिर से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, सब योजनाएं चालू हुई। और अब तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आपके क्षेत्र को भी मिली। मनासा को 1208 करोड़ की हमारी सिंचाई योजना, अभी मुख्यमंत्री जी मनासा के मंच से घोषणा कर गए थे। 3200 करोड़ की योजना नीमच के लिए और जावद के लिए सिंचाई योजना, गांधी सागर से पानी आएगा यहां भी। और पेयजल की योजना, ये बहनें बैठी हैं, अब इनको सिर पे घड़े उठा के नहीं लाना पड़ेगा, इनको हैंडपंप नहीं हिलाना पड़ेगा। 1800 करोड़ की योजना पूरे नीमच जिले को, हर घर को, हर व्यक्ति को पानी पिलाएगी। कल्पना करें ये भागीरथी प्रयास प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान का, जिन्होंने इतनी बड़ी योजनाएं हमारे को दी। आज इतना बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हैं और देख रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा आपके द्वार आ रही है, आपके गांव से निकलेगी, आपके घर के सामने से निकलेगी। पलक पावड़े बिछा के स्वागत करना, आशीर्वाद देना और याद रखना, विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बना रहे, नहीं तो योजनाएं फिर से बंद हो जाएगी। बहनों के खातों में आने पैसे बंद कर देंगी। ये कांग्रेसी है। झूठ बोलो, जोरती बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये ऐसी कांग्रेस है। इसलिए किसी के चारे लगने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है और इसलिए हमेशा इसमें विश्वास रखना, आपको हमेशा आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, भविष्य में भी करती रहेंगी, लगातार करती रहेंगी। जैसा राम मंदिर बन रहा है, जैसा 370 हटा, वैसे सारे काम इस देश में लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
इसलिए विश्वास और मजबूत करें। और अड़ोसी पड़ोसी जो लाभ तो ले रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, फिर भी खावे तो आपनों ने डांडा कोणा कूट रहा है, तो यह चिंता करवा की बात है। वहां का दिमाग पे भी जाला साफ कर जो घर जैन अड़ोसी पड़ोसी कोई कांग्रेसी हो तो समझा जो कि लाभ तो हमसे ले रहे हो और ढपली उनकी बजा रहे हो, बंद करो। अगर वास्तव में इतने बड़े पहलवान है और उन पर ही विश्वास है तो लिख के दे दे कि हमारे को ये सब लाभ नहीं चाहिए। ये कभी नहीं करेंगे कांग्रेसी, लाभ भी लेंगे और डांडे भी कूटेंगे। इसलिए आप लोग चिंता करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर भी दिया है बोलने का। जय हिंद, जय भारत। हेलो। मनासा के विधायक माननीय माधव मारू जी ने हम सबको संबोधित किया। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और हमारे साथ लगातार 3 दिन इस यात्रा में चलकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय साहब हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि जरा जोरदार ताली बजा करके माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। जरा जोरदार ताली बजाएं, सामने इधर वाले भी, और जरा जोरदार ताली बजा करके माननीय विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। मैं माननीय विजयवर्गीय जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद बंसीलाल जी। 2 दिन बाद बंसी वाले का जन्मदिन भी है, 7 तारीख को। भगवान कृष्ण का जरा तालियां बजाकर बंसीलाल जी का अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, जरा जोरदार तालियां बजाकर शिक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करें। इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैलाश चावला जी, उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इस संभाग के सह प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार जी चौहान, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे राजस्थान के नेता श्री चंद जी, जो कि नीमच में पैदा हुए और राजस्थान में धूम मचा रहे हैं, श्री चंद जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइए। यहाँ के नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पप्पू जी जैन, उनके लिए भी तालियां बजाइए। हमारे रेल मंत्री अश्विन मेहता जी, अश्विन जी वैष्णव जी, जो कि मध्य प्रदेश में अभी एक साथ 34 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, नीमच के शानदार जानदार नागरिक बंधुओं को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आने वाले हैं। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की सेना मजबूती के साथ देश की सीमा पर खड़ी होकर देश की रक्षा कर रही है, आज उनके नेतृत्व में देश की सेना दुनिया की 3 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बन गई है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर हमारे देश के सैनिकों का अभिनंदन करें, जो कि हमारी देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर अपना परिवार छोड़कर खड़े हुए हैं। बंधुओं, चुनाव का मौसम चालू हो गया है। आज रथ यात्रा के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। इस बात के लिए आ रहे हैं कि हमने 5 साल में काम किया है।
आप सब जानते हैं, आज हमारे मुख्यमंत्री जी महाकाल में 3 घंटे से पूजा कर रहे थे। पता है किस लिए? हमारे किसान भाइयों के लिए। क्योंकि अभी प्रकृति नाराज ऐसा लगती है, बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने से बिजली का शॉर्टेज हो गया, हमारे किसान भाई परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आज महाकाल में अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर 3 घंटे तक बैठे रहे कि महाकाल बाबा पानी बरसाओ, जिससे हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए। इस प्रकार के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री बचपन में क्या करते थे? बताइए क्या करते थे? क्या बेचते थे? चाय बेचते थे। गरीब के घर में पैदा हुए, गरीब का दर्द क्या है ये उनको मालूम है। जब वो चाय बेचकर घर जाते थे, उनकी मां जब लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती थी, लकड़ी के चूल्हे पे भोजन जरा किनके घर पे बनता, जरा हाथ खड़ा करें। आप सब लोगों ने लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाया है। लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाओ, आंख में से आंसू आते हैं। हमारी माताएं पल्ले से आंसू साफ करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचकर अपने घर जाते थे, उनकी मां लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती थी। भोजन बनाते बनाते और नरेंद्र मोदी जी के भोजन खाते खाते शायद उन्होंने देखा होगा कि मेरी मां के आंख में आंसू आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कसम खाई होगी कि जब मैं इस लायक बनूं कि इस देश के लिए कुछ कर सकूं, तो अपनी मां तो क्या, देश की किसी मां की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और यह गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर झंडा वंदन करता है, झंडा वंदन करने के बाद देश के नाम संदेश देता है, तो उसे कुछ दिखाई देती है तो गांव की मां दिखाई देती है, बहन दिखाई देती है, बेटी दिखाई देती है, जो लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती है। वहीं से वो घोषणा करता है इस देश का प्रधानमंत्री कि अब कोई गरीब लकड़ी के चूल्हे पे भोजन नहीं बनाएगा। मैं नरेंद्र मोदी घोषणा करता हूं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब माताओं के घर में फ्री में गैस का चूल्हा देने का काम मैं नरेंद्र मोदी करूंगा। 10 करोड़ माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। गरीब के घर में जन्म लेते हैं, इसलिए गरीब का दर्द पता है। कोविड जैसी महामारी को हमने देखा जब कोविड की महामारी आई, सारा विश्व परेशान हो गया था, सारी दुनिया हिल गई थी, किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। इस कोविड का इलाज भी नहीं पता था डॉक्टर्स को। हम जब डॉक्टर से पूछते थे कि भैया ये बीमारी क्या है, बोलते बस घर के अंदर बैठे रहो, जिसको बीमारी हो जाए वो दूसरे को छू लेगा तो उसको हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर घोषणा की लॉकडाउन की, अपने घर में रहो, अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो, ये खतरनाक बीमारी है। हमने ताली बजाई, थाली बजाई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सोने गए रात में, तब उन्हें ध्यान आया होगा शायद कि अरे मेरे घर का चूल्हा तो जब जलता था जब मैं चाय बेचकर पैसे लेकर जाता था, वो गरीब व्यक्ति का चूल्हा कैसे जलेगा जो रोज कमाता है, रोज खाता है। दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री उठते हैं और उठते ही घोषणा करते हैं, इस देश के गरीबों को चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम मैं करूंगा। आज देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। गरीब का दर्द सिर्फ गरीब ही समझ सकता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी एक छोटे किसान के बेटे, यदि घर में जवान बेटी हो 18 साल की, उसके पास हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हो उनके माता पिता के पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या माता पिता को नींद आ सकती है? क्या घर में जवान बेटी हो तो बाप सो सकता है क्या? मां सो सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सो सकती है क्या? नहीं। इस दर्द को समझा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे देश के
गरीब किसान के बेटे शिवराज जी ने घोषणा की, मध्य प्रदेश में कोई भी बेटी जब 18 साल की हो जाए उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मैं शिवराज मामा उसका कन्यादान करूंगा। आज 10 लाख बेटियों का विवाह और निकाह कराने का काम हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे ये कांग्रेस के लोग क्या जाने, दिग्विजय सिंह राजा महाराजा है, उनको क्या मालूम कि गरीब का दर्द क्या होता है। कमलनाथ जी व्यापारी हैं, व्यापारी को क्या मालूम कि गरीब का दर्द क्या होता है। गरीब का दर्द तो वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो। आज गरीब के लिए आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे तैसे मजदूरी करके रोटी तो गरीब कमा लेता है, कपड़ा तो पहन लेता है, पर सर पर पक्की छत ये उसका सपना होता है। गरीबी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखी है। उन्होंने घोषणा की, मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं मेरे नेतृत्व काल में एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को पक्का मकान देने का मैं काम करूंगा। आज 4 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बार तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। किस प्रकार गरीबों की चिंता है इस सरकार को, गरीब कल्याण की चिंता है। यहां पर फोटो लगा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, यहां पर फोटो लगा है भारत माता का, या फोटो लगा है दीनदयाल उपाध्याय जी का। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही थी, गरीब कल्याण की बात कही थी। जब तक गरीब का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरा नहीं होगा। एक तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ के जमाने में देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया था। मुझे कहते हुए गर्व है, हमारी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई है। हमने भारतीय जनसंघ के दीपक से अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की है। उसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तब उन्होंने नारा दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अलगाववाद की धारा है, यह देश में आतंकवाद को आमंत्रित करने वाली धारा है, यह अलगाववाद की धारा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनसंघ ने एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान बनाने का नारा दिया था, हटाने का नारा दिया था। धारा 370 हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 10,000 भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी। इस देश के इतिहास में देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहला बलिदान अगर किसी का हुआ था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ था, भारतीय जनसंघ के नेता का हुआ था। हम देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अरे हम सौभाग्यशाली हैं, किस युग में जी रहे हैं। हमसे 5-6 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे, मंदिर गिरते हुए देखें, मंदिर लूटते हुए देखें। हम सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। भारतीय जनता पार्टी जब नारा लगाती थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे अरे तारीख नहीं बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी सुन लो, हमने तारीख भी बता दी, हमने भूमि पूजन कर दिया, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। रामलला बड़े भोले हैं, तुमने और तुम्हारी नेता ने कहा था कि राम काल्पनिक है, तुमने और तुम्हारी नेता ने एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। एफिडेविट है कांग्रेस के कपिल सिब्बल का कि राम एक काल्पनिक है। हम कहते हैं राम साक्षात है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हम सब लोग जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी, आप और आपके नेताओं को भी राम मंदिर जाना, परिवार सहित अपने अंडे बच्चे को लेकर ढोक देना है। तुमने जिंदगी में जितने पाप किए थे हमारे राम भगवान सब माफ कर देंगे। हमारे राम बड़े दयालु हैं, जो उनकी शरणागत आता है उसको माफ कर देते हैं। आपने जितने भी पाप किए हैं ना, सब पाप दूर हो जाएंगे। यह हमारे रामलला की ताकत है, यह हमारे रामलला की मर्यादा है, यह हमारे रामलला की
शक्ति का प्रताप है और इसलिए हम हमेशा देश की संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए काम करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, पिछले दिनों मोदी जी को हटाने के लिए ऐसे ऐसे राजनीतिक दल जिनका आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती। आपको मालूम है, मैंने बंगाल में 6 साल काम किया, ममता जी से खूब संघर्ष किया। 6 साल के अंदर 400 कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की हत्या हुई है वहां। मुझ पर भी बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, पर हनुमान जी मेरे साथ में थे, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई और हमने वहां पर बहुत बड़ा विशाल भारतीय जनता पार्टी का पिरामिड खड़ा कर दिया है। पर मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, पर कुछ लोग कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। आपस में जिनकी पटती नहीं, ममता जी की सीपीएम से नहीं पटती, कांग्रेस से नहीं पटती। 2 महीने पहले पंचायत के चुनाव हुए, ममता जी के गुंडों ने सीपीएम के लोगों की हत्या की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की। 1 महीने के अंदर 70 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की, पर वह सीपीएम और कांग्रेस दिल्ली में आकर ममता जी के साथ शरणागत हो जाते हैं। क्यों? मोदी जी को हटाना है। मोदी जी को, अरे भाई मोदी जी ने ऐसा क्या पाप किया कि मोदी जी को हटाना चाहते हो? मोदी जी देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कुर्सी पर डटकर इस देश का शोषण करना चाहते हैं। आप में और मोदी जी में यही अंतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी विशाल जनता यहां पर है, क्या मोदी जी ने गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास के मकान बनाने की घोषणा ही नहीं की, 4 करोड़ मकान बना कर दिए? क्या पाप किया है? क्या मैं आपसे पूछना था, क्या गलती है कि गलती की क्या मोदी जी ने? जोर से बोलिए जरा। हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति भूखा घर के अंदर नहीं सोए, इसके लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम किया है। क्या पाप किया है? क्या गरीब को अनाज देना पाप है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6,000, 12,000 रुपए किसान के खाते में जमा करने का काम किया है। क्या पाप किया है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाप किया है? जरा जोर से बोलिए। ये जवाब है जनता का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जवाब है जनता का। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के राज में जी रहे हैं। मोदी जी आज देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, गोरे लोगों के बीच में, अफ्रीका में जाते हैं, काले लोगों के बीच में, लोग नारे लगाते हैं, मोदी मोदी मोदी। कैसा नारा लगाते हैं जरा बताइए एक बार जोर से लगाकर। मोदी मोदी नारे लगाते हैं। ये मोदी का नारा नहीं है, ये सिर्फ मोदी का नारा नहीं है, ये इस देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने वाला नारा है। जरा तालियां बजाकर मोदी जी का अभिनंदन करिए कि सारे विश्व में हमारे देश की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, ये तमाम राजनीतिक दल जो एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के हैं, ये हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं इसलिए कि मोदी को हटाओ। ये स्टालिन जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा है उदयनिधि। वो उदयनिधि बोलता है हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, उदयनिधि तुम्हारे दादा चले गए, परदादा चले गए, तुम्हारा पूरा खानदान चला जाएगा, किंतु सनातन धर्म को इस देश से कोई समाप्त नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे कार्यकर्ता इस देश के अंदर हैं, जब तक मोदी जी जैसे नेता इस देश के अंदर हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के अंदर हैं। इस देश में सनातन संस्कृति को खत्म कोई नहीं कर सकता। ये सपना देखने वाले लोगों का सपना हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, पर इस देश के अंदर सनातन परंपरा प्रारंभ रहेगी, क्योंकि इस देश की पहचान है सनातन धर्म, इस देश की पहचान। जोर से जरा बोलना हो तो लपक के बोलिए, पीछे से भी जरा जोर से बोलिए जरा। राजनाथ जी आ गए हेलीपैड पे। हमने, और कोई बोलने वाला हो तो मैं खत्म करूं भाई, बता देना, इशारा कर देना।
हमने, अच्छा आप सब लोगों ने देवी भागवत सुनी है? किन किन ने सुनी, जरा हाथ खड़ा करें। देवी भागवत बहुत लोगों ने सुनी। उसमें एक कथा है, डॉक्टर साहब आप भी ध्यान से सुनना, मंच का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवी भागवत में एक कथा है कि जब प्रलय हो गया था, सारी सृष्टि नष्ट हो गई थी, तो सिर्फ इस दुनिया के अंदर 3 प्राणी बचे थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परांबा, पराशक्ति परांबा माता थी। परांबा माता ने कहा कि हमें सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गई कि हमें वंश चलाना है, इसलिए हमें शादी करना चाहिए, मुझसे शादी कौन करेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, ब्रह्मा ने मना कर दिया, विष्णु ने भी मना कर दिया। शिव ने कहा एक शर्त है परांबा माँ, आपकी ये तीसरी नेत्र बहुत सुंदर है, यदि आप मुझे दे देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। परांबा माँ ने तीसरा नेत्र निकाला और शिव जी को लगा दिया, पर यह नहीं बताया था कि तीसरा नेत्र खोलना मत, तीसरा नेत्र खोला तो व्यक्ति भस्म हो जाता है। जैसे ही शिव जी को तीसरा नेत्र लगा, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, सामने परांबा माँ खड़ी थी। परांबा माँ उसी वक्त भस्म हो गई, वहां राख का ढेर बन गई। विष्णु और ब्रह्मा जी घबरा गए कि ये क्या हुआ। शिव जी ने कहा घबराओ मत, मैं हूं ना। शिव जी ने मंत्र पढ़ा, 3 ढेरियां बनाई, एक ब्रह्माणी बनी, ब्रह्माणी से ब्रह्मा जी ने शादी कर ली। एक लक्ष्मी बनी, विष्णु रानी बनी, विष्णु जी से विष्णु रानी ने ब्रह्माणी ने शादी कर ली, इंद्राणी ने शादी कर ली। तीसरी ढेरी थी, वो दुर्गा माँ की थी, शिव जी ने शादी कर ली उनसे। जब तीनों ढेर स्त्रियों में परिवर्तित हो गए तो बाद में राख और बची थोड़ी सी। शिव जी ने क्या करा कि उस राख को फूंक मारकर उड़ाया। जैसे ही फूंक मारकर उड़ाया तो वह राख भारत भूमि, पुण्य भूमि में आकर गिरी। और ये जितनी भी माता हैं, ये परांबा माँ का अंश है, हमारे लिए ये मातृ शक्ति है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि आप मेरी बहनें हैं, आपके बच्चे मेरे भांजे भांजी हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता मत करो, उनकी शादी की चिंता मत करो। लाडली बहना के माध्यम से हम हर महीने आपको 1000 रुपए देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हम नकल नहीं करते। कांग्रेस के लोग आजकल गीता पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रुद्राक्ष बांट रहे हैं। अरे भैया, इस देश के अंदर इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी ने रूप बदला तो उसकी नाक कट जाती है। जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता 14 साल वनवास में थे, आप सब जानते हैं ना, सुपर्णखा रावण की बहन थी, राम के चेहरे को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदरी का रूप बना लिया। जब सुंदरी का रूप बनाया, आगे कथा बहुत लंबी है, पर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी, जनार्दन ने उनकी नाक काट दी। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप नाटक मत करिए। आप तो सिर्फ एक ही त्योहार मनाते थे, वो होता था, क्या होता था भाई? वो जोर से बोलो जरा। ईद मनाते थे सिर्फ वो, और भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोजा तोड़ते हैं उसको इफ्तिहार। इफ्तिहार पार्टी कांग्रेस का एक ही त्योहार था, रोजा और ईद। आजकल वो रामनवमी बनाने लग गए, कृष्ण बनाने लग गए। अरे ये जनता जनार्दन है, जैसे राम जनार्दन है, कृष्ण जनार्दन है, वैसे ये जनता भी जनार्दन है। उन्होंने सुपर्णखा की नाक काटी थी, ये जनता भी कांग्रेसियों की नाक काट देगी। भेष बदल कर छलने वाले लोगों को ये समाज कभी माफ नहीं करता है। और इसलिए
मैं बहुत विनम्रता से साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है गरीब कल्याण। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है गरीब कल्याण। हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है गरीब कल्याण। मुझे कहते हुए गर्व है, आजकल तो मंदसौर में भी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ हो गई। पहले जब चिकित्सा सुविधा यहाँ पर प्रारंभ नहीं थी तो लोग इंदौर आते थे इलाज के लिए। हमारे कैलाश चावला जी, पटवा जी चले गए, वो फ़ोन करते थे कि भैया ये हमारा कार्यकर्ता है, हम उनका इलाज करवाते थे। इलाज इतना महंगा हो गया, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम है कि किसी घर के अंदर यदि कोई गरीब व्यक्ति का परिवार का एक भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था घर की चौपट हो जाएगी। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का चिंतन है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, आयुष्मान योजना के माध्यम से आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जरा तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। आज गरीब व्यक्ति अस्पताल में वो कार्ड लेकर चले जाए, 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है उसका। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशक तक लगातार काम किया है, 3 पीढ़ी तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या उनको कभी गरीबों की याद आई, गांव की याद आई? मुझे याद है आज राजनाथ जी मुख्य अतिथि बनकर यहां आ रहे हैं। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था, मोहन जी इंदौर से नीमच आते थे तो कितने घंटे लगते थे आप लोग बताइए? इंदौर से नीमच आने में 2013 के पहले 7 घंटे, 8 घंटे और 10-10 घंटे, और कभी कभी गाड़ी भी टूट फूट जाती थी रास्ते में ही। सही बात है कि नहीं? होता था कि नहीं होता था? कैसी सड़कें थी यहां पर? आज झन्नाट सड़क हो गई। 4 घंटे के अंदर मैं इंदौर से चला और नीमच में आकर पानी पिया मैंने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रगति साफ दिखाई देती है। और इसलिए हमने विकास किया है। हम विकास करना चाहते हैं, हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, हम प्रति व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है, यहाँ पत्रकार भी सुन रहे हैं, जरा नोट करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है। आज गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, गरीबी नहीं हटी। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं लागू कर 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। जरा जोरदार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें कि 13 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। और इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे डबल इंजन की सरकार है, ये प्रदेश में विकास कर रही है। मुझे कहते हुए गर्व है, जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, भाई साहब, जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था, कहाँ गए हमारे रेल मंत्री जी? डॉक्टर, अच्छा ये कैलाश जी बैठे हैं, हमारे चावला जी, ये भी उद्योग मंत्री रहे। जब ये उद्योग मंत्री थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उद्योग का प्रतिशत, मालूम औद्योगिक दर 0.6% थी, 0.6। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 के बाद से 2023 में आज औद्योगिक दर 24% हो गई, जिसमें 2 लाख हमारे प्रदेश के लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। जरा तालियां बजाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का अभिनंदन करें। सड़क पहले कितनी थी? जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री बना पहली बार 2003 में 60,000 किलोमीटर सड़क थी, वो भी गड्ढे वाली। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 5 लाख किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर बिना गड्ढे वाली सड़कें हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें। कहां 60,000 और कहां 5 लाख किलोमीटर। आप कल्पना करिए, यह भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हमारे बीच में किसान भाई बैठे हैं। मुझे याद आता है, पिछले दिनों राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, एक घटना हो गई थी, किसानों का आंदोलन था, उसमें गोली चल गई थी, हमारे 2-3 किसान शहीद हो गए थे। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस वक्त की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये राहुल जी इसी जिले में आए थे।
वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। भाषण में कहा था, किसान भाइयों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर यदि आपका कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री तो नहीं हटे, अध्यक्ष पद से राहुल गांधी हट गए, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफ किया क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार ने कहा था ना, जरा बताइए हाथ उठा के, कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा था? किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? यहां नौजवान कितने खड़े, जरा हाथ उठाएं जरा। नौजवान, ये नौजवानों से कहा था कि तुम हमें वोट दो, 4000 रुपये प्रति माह आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? एक भी नौजवान ऐसा है जिसको 4000 रुपये का भत्ता दिया कांग्रेस की सरकार ने? कोई दिया क्या किसी को? ये धोखा देने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ये फिर आ जाएंगे, माता और बहनों को कहेंगे कि हम शिवराज 1000 दे रहा है, हम 3000 देंगे, हम फ्री में गैस की टंकी दे देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम किसानों को बिजली फ्री में दे देंगे। ये काल नेमी की तरह है, काल नेमी की तरह। काल नेमी मालूम है आपको? रावण का दूत था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वेदराज जी ने कहा कि जाओ बूटी लेके आओ। वो बूटी लेने गए तो उनको जो निशानी बताई थी पर्वत पे, देखा उन्होंने कि अरे यहाँ तो सभी वैसी की वैसी निशानी हो गई। काल नेमी ने अपने प्रताप से उस पूरी के पूरे पर्वत पर सारी जड़ी बूटी को एक सरीका बना दिया। हनुमान जी ने सोचा न समझा, पर उन्हें तिरछी नहर से देखा तो एक व्यक्ति सीताराम सीताराम का जाप कर रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि इसने ही बदमाशी की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पर्वत पर एक सरी के झाड़ हो। उनकी पगड़ी पकड़ी जैसे ही तो उखड़ गई, क्योंकि विग लगा रखी थी उनने। नकली साधु थे, दैत्य थे काल नेमी। उन्होंने एक पटकनी दी, काल नेमी का संहार किया और पूरा की पूरा हनुमान जी ने पर्वत उठाया और सीधे राम जी के पास आकर ले गए कि ये देखिए लक्ष्मण जी को जो बूटी चाहिए वेदराज जी ले लीजिए और इनको जिंदा कर दीजिए। ये रूप बदल कर आते हैं, ये धोखा देना चाहते हैं। रामायण इस बात का साक्षी है, सुपर्णखा इस बात की साक्षी है। जब आप रूप बदल कर जाओगे तो आपकी नाक काटने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? जनता करेगी। इसलिए ऐसे रूप बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, जनता को छलने वाले लोगों से आप सावधान रहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमने किया है वो करके दिखाया है। मध्य प्रदेश का विकास आपने देखा है। मुझे याद आता है राहुल गांधी जी के परम पूज्य पिताजी जब प्रधानमंत्री थे इस देश के, झाबुआ में आए, उन्होंने गरीबों की हालत देखी। गरीबों की हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके लिए 1 रुपया भेजता हूं, 15 ही पैसे पहुंचते हैं आपके पास। ये 85 पैसे कहां जाते हैं? ये सोचने की बात है, विचारने की बात थी। ये 85 पैसे कहां जाते थे? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से हमारे किसान भाइयों के खाते में 6000 रुपये भेजता है। पूरे 6000 रुपये पहुंचते कि नहीं पहुंचते, जरा बताइए कितने किसान भाई हैं? एक नया पैसा भी कम होता है क्या? किसी का कम होता है क्या? हमारी लाडली बहनें कितनी, जरा हाथ खड़ी करें। 10 तारीख को आपके खाते में सीधा 1000 रुपये आता है, एक नया पैसा भी कम होता है क्या? ये नीति और नियत का सवाल है। राहुल जी, आपकी सरकार की नीति, आपकी पार्टी की नीति खराब है, आपकी नीयत खराब है। आप वहां से 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे पहुंचते थे, किंतु अब हमारे प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं, सीधे खाते में पहुंच जाते हैं जनता के। ये हमारी नियत और नीति है। आपकी नियत खराब थी। आपने कभी जनता के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं रही। हमने जनता को अपना परिवार माना है, हमने जनता को जनार्दन माना है, हमने जनता को राम स्वरूप माना है, हमने जनता को कृष्ण स्वरूप माना है। यदि जनता राम है तो हम उनके हनुमान हैं। हमारा काम है आप लोगों की सेवा करना।
और इसलिए मैं एक हनुमान की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं कि हम राम की जिस प्रकार हनुमान जी ने सेवा की है, उसी प्रकार हम प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। एक बार आप फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी नीमच की लाल घाटी पर हवाई अड्डे पर पधार गए हैं और हवाई अड्डे से निकलकर बहुत जल्दी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं अब इस सभा को आगे संबोधित करने के लिए निवेदन करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी को, वो पधारें और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मोहन यादव जी, आप सबसे निवेदन करूंगा कि मोहन जी का जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत कॉलेज बनवाए इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में, सब जगह जो बड़े बड़े कॉलेज बने हैं वो आदरणीय मोहन यादव जी ने बनाए हैं। इसलिए एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजा करके मोहन यादव जी का स्वागत करें। अभी अभी हमारे बीच हमारे हीरो और मालवा की शान, मध्य प्रदेश की पहचान, जोरदार तालियां माननीय पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम अपनी भाजपा के नेताओं को जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे नामों को ढूंढेंगे तो हमारा सबसे बड़ा नाम माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का आता है, जो इनके डंके की चोट कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की ताबूत में खील ठोकने का काम किया। अगर किसी नेता ने जनता के बीच जनता की लड़ाई, कार्यकर्ता के बीच जनता के साथ जाकर के लड़ना और विकास के मामले में इंदौर को पूरे देश के नक्शे पे नंबर 1 की स्थिति मिलाने के लिए जिनका खून पसीना बहा, ऐसे कैलाश जी विजयवर्गीय के लिए एक बार फिर जोर से तालियां बजाइए। हमारे अपने इस मंच पर विराजमान पूरा मंच, अभी तो यहां जिले के 3 विधायक हैं, लेकिन हमारे मारू जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मारू जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे अपने माधव मारू जी, आपके अपने नीमच के ही बड़े नेताओं में पुराना जिला था नीमच और मंदसौर का, और ऐसे में हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ मंच पे बैठे हैं। मैं सारा मंच माननीय कैलाश जी, दिलीप सिंह जी, हमारे अपने सारे के सारे नेताओं के लिए, और मैं मेरे मन की बात थोड़े से मैं कहूंगा क्योंकि अब हमारे बीच 5-7 मिनट में माननीय राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं। मित्रों, हम सब नीमच मंदसौर का तो भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार भी मानती है, और अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बसती है तो वो पूरा प्रदेश हम सब मिलकर के एक जगह उंगली टिकाएंगे। वो है नीमच मंदसौर का इलाका, जो जनसंघ के जमाने से पूरे देश में नहीं दुनिया में भाजपा की जनसंघ की आत्मा का स्थान जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये हमारा क्षेत्र इतना समृद्ध है कि तमाम प्रकार के कांग्रेस ने अत्याचार किए, तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए, नाना प्रकार के आकर्षण खड़े किए, लेकिन आज तक नीमच मंदसौर ने कभी भारतीय जनता पार्टी के मामले में अपनी पीठ नहीं दिखाई, सदैव पीठ पे हाथ रख करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, ये सारे नाम जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से पूरे प्रदेश में हमने अपनी पहचान बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी आज की जन आशीर्वाद यात्रा, जिसका क्रमांक भी दिया है, ऐसी 5 यात्रा निकलने वाली है, और इसीलिए हमने सबने जिद करके हमारी यात्रा का नेतृत्व कौन करना शुरू करेगा, इसलिए हमने श्रद्धेय कैलाश जी विजयवर्गीय के हाथ में कमान देने का प्रयास किया, और हम सफल हुए। जोरदार तालियां माननीय भाई साहब के लिए जिनने अपने बात विस्तार से रखी है। कॉलेज के जमाने से मैं यहां आता रहा हूं। ये नीमच का हमारा बेल्ट,
और हमारे अपने नीमच मंदसौर से लगा करके पूरा क्षेत्र, उज्जैन आपका ही हिस्सा है। मैं उज्जैन से आता हूं, आप अंदाज लगा लो, हमारे अपने 1947 से आप चाहते हैं उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बनाए। हम सब बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। क्या आनंद आया बाबा महाकाल का महालोक बनाने के पीछे। जिस प्रकार से मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा, 11 अक्टूबर का दिन अमर हो गया इस बात के लिए। अरे आदिकाल से बाबा महाकाल के माध्यम से दुनिया में हमारे बाबा महाकाल की महिमा हम दुनिया में गाते हैं। आप अंदाज लगा लो, कांग्रेस के ही बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनने सोमनाथ के अंदर संकल्प लिया कि 1000 साल पहले सोमनाथ का अगर मंदिर टूटा था, जब टूटा तब हमारे आक्रांता मजबूत थे और इस देश की जो करोड़ों करोड़ शक्ति थी वो कोई न कोई कारण से अपने हाथ बांध के बैठे थी। लेकिन जिनने बलिदान देना था सबने बलिदान भी दिया, लेकिन काल के प्रभाव में देश गुलाम हो गया और गुलामी के कारण से हमारा सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ। लेकिन जब देश 1000 साल की गुलामी के बाद अगर आजाद होता है तो आजाद देश में अगर सोमनाथ की ध्वजा नहीं लहराएगी तो किसकी लहराएगी? फिर देश की आजादी का क्या मतलब रहेगा? इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण का संकल्प किया और हम सबके सामने इतिहास साक्षी इस बात का कि हमारे सोमनाथ के मंदिर के जब लोकार्पण का मामला आया, भगवान की पूजा करके मंदिर समाज को अर्पित करने का मामला आया, तो यही राहुल गांधी के पूर्वज तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का विरोध किया कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए न तो वो जाएंगे, न राष्ट्रपति को जाना चाहिए, न सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो काम करना चाहिए। अगर ये बात हम मंच से उठाते हैं तो ये कहते हैं सांप्रदायिक बात है। अरे बाबा महाकाल का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? इनको समझ में आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, ये सारा हिसाब चुकता करने आना चाहिए। आप बताइए, हमारे सामने अभी दोनों उदाहरण है, हमने सबने देखा कि बाबा महाकाल का महालोक का जीर्णोद्धार हुआ 11 अक्टूबर 2022 उदाहरण बना है। देश के सामने 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति ने ऐसे ही कदम नहीं बढ़ाया, जीवन के सब क्षेत्रों में ध्वजा लहराई है। उज्जैन के बाबा का महालोक का भी पुनर्निर्माण के बाद लोकार्पण करने आए और यहां ने बाबा, ठीक है यहां छोड़ो, अयोध्या में भगवान श्री राम का सरयू के किनारे का मंदिर जो 2000 साल पहले उज्जैन के आपके अपने सम्राट विक्रमादित्य के काल का बना हुआ था, 500 साल पहले बाबर ने ध्वस्त करवाया था, वो काले 84 खंभों का बना हुआ भगवान राम का मंदिर जो विक्रमादित्य काल का था, उसको बाबर के आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसका पुनर्निर्माण का भी निर्णय किया। कोर्ट ने निर्णय दिया, उस कोर्ट के निर्णय को पालन कराने के लिए अयोध्या के किनारे हमने सबने देखा हमारे 142 करोड़ के हीरो और दुनिया के लिए नेता बनकर के प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित कर रहे हैं हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरयू स्नान किया और स्नान करने के बाद जिस प्रकार से हमारे अपने मंदिर की वो वहां भूमि पूजन में बैठे, ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि हम अगर देश में राजनीति कर रहे हैं तो केवल हम अपनी रोटी बेटी अपनी व्यवस्था चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक ध्वजा को लहराने के लिए कर रहे हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब पे हम अपने को गौरवान्वित होते हैं, इनके माध्यम से दुनिया में मानवता की शिक्षा देते हैं, इसीलिए हम अपने मंदिर बनाने की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, मैंने विस्तार से बात इसलिए भी कही है कि आप 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है, हमको सबको मालूम है अभी हमारा अपना अयोध्या का निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है, बनारस का तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी दिन आने वाला है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मथुरा की तरफ भी कदम बढ़ रहे हैं। हमको मालूम आर्कियोलॉजी के विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करी और कहा है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद की आप बात करते हो उसमें एक एक चिन्ह ये बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये हिंदुओं का अपमान स्थल है, वहां हमारा अपमान हुआ था सालों पहले, उस अपमान को कोर्ट के सामने प्रमाण के साथ दोबारा प्रस्तुत करने की जरूरत है। जब हम प्रस्तुत करेंगे निश्चित रूप से कोर्ट हमारे बारे में विद्वानों के वक्ताओं के प्रस्तुतिकरण के बाद हम ये मान के चलते कि वहां वो
निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन इस बात को लड़ने के लिए, इन बात को रखने के लिए मैंने कहा कि कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट पे कोई हमारा दबाव नहीं है। लेकिन यह बात तो सही है, हमारे देश की शिक्षा नीति के अंदर 1947 से अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण, गीता जी, रामायण, महाभारत इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाते थे, अगर इनकी बात करते तो हम सांप्रदायिक हो जाते थे। अरे भैया, हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को अगर हमारे अतीत से परिचय नहीं कराएंगे तो किससे परिचय कराएंगे? हमको इस बात का गर्व है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। अब हमारे पाठ्यक्रम में हम भगवान राम को भी पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण को भी पढ़ेंगे, गीता जी और रामायण जी को भी पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से हमारे अपने गौरवशाली पृष्ठ से सबको अवगत कराएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से नीमच के अंदर हमारी सभी विधानसभाओं में, सभी महाविद्यालयों को लेकर के जो जो हमारे विधायकों ने मांगा, जिस मंत्री ने मांगा, हमने वो सब कुछ देने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार अगर बढ़ रही है तो शिक्षा नीति के माध्यम से सुशिक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी सकल पंजीयक दर बढ़ रही है। हम अपने इस गौरवशाली पृष्ठ में साक्षरता की, केवल अक्षर ज्ञान की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, रोजगार परक शिक्षा जिसके माध्यम से भविष्य में रोजगार मिलेगा, भविष्य में जीवन बदलेगा। जोरदार तालियां बजाओ अपनी इस नई शिक्षा नीति के कारण से जो लागू हो रही है। आने वाले समय में आप बताइए, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ाने के लिए पुरानी शिक्षा नीति थी, लेकिन आज के बदलते दौर में हमने सबने देखा है, आपका कृषि का हरा भरा क्षेत्र, बागवानी का, फूल का, मसाले की खेती का, यहां तक कि सभी प्रकार की खेती अगर कहीं सबसे अच्छी होती है प्रदेश में तो सबसे नंबर 1 पे कोई स्थान आता है तो मंदसौर नीमच का आता है। ये परमात्मा की कृपा है, यह भगवान की कृपा है। तो यहाँ बागवानी की खेती क्यों नहीं होना चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे अपना खुद का काम तो कर ले, उनको खुद का काम करने की भी इच्छा नहीं, उनको खुद को उतना समर्थ नहीं बना रहा है। ये हम केवल कागज पे पास करके बेरोजगारी की फौज बढ़ाते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। आने वाले समय में स्कूल शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो आने वाले समय में जो शिक्षा में जिसको आना है, वास्तव में आना, वही शिक्षा में आएगा। और जिसको शिक्षा में अपने आने के बजाय कोई काम में अपना हुनर बनाना है तो प्राइमरी के बाद, मिडिल के बाद वो अपनी शिक्षा के नीति के आधार पर आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आने वाले समय में ऐसी कई बातें विस्तार से बताएंगे। आज फिर मैं माननीय कैलाश जी को और माननीय मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं, उनकी आगवानी करने के लिए मुझे जाना है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन यादव जी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि वीर भूमि चित्तौड़ से हमारे बीच में आए हैं हमारे पूर्व सांसद, पूर्व राजस्थान के मंत्री और पड़ोस की निम्बाहेड़ा विधानसभा से विधायक रहे ऐसे बहुत लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री श्रीचंद जी कृपलानी साहब। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जोरदार ताली बजा करके और श्रीचंद जी का स्वागत करें। जरा ताली जोरदार बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जन परिवर्तन यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा में राजस्थान जन आशीर्वाद यात्रा के आज के इस नीमच के जो शुभारंभ का कार्यक्रम है उसमें हमारे बीच में विराजमान, आप बार बार मध्य प्रदेश कर रहे हो, लेकिन पूरे देश के लोकप्रिय नेता हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय। एक बार जोरदार तालियां कैलाश जी के लिए बजाओ। हालांकि मैं चाह रहा था कि कैलाश जी के बाद मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन आप सबका आदेश है कि 5 मिनट आप भी बोलो। चूंकि मैं राजस्थान से आया हूं, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा दोस्तों, माताओं और बहनों,
हमारे यहाँ परिवर्तन यात्रा चल रही है राजस्थान में। कल हम वेणेश्वर धाम थे और मध्य प्रदेश में वापस सरकार बनाने के लिए लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा चल रही है। और मैं आपको एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार देखना हो, महिलाओं पे अत्याचार देखना हो, गरीबों का शोषण देखना हो, विकास कार्य ठप देखने हो, तो हमारे राजस्थान में आ जाओ जो अशोक गहलोत के राज में वहां पर हो रहे। और अगर आपको विकास देखना हो, योजनाएं देखनी हो, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री यादव जी ने, कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने कई लंबी चौड़ी बातें मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बताई, तो मध्य प्रदेश आके हम देख सकते हैं। एक जमाना था जब हम राजस्थान से मध्य प्रदेश आते थे तो हमें पता लग जाता था कि मध्य प्रदेश में खड्डे बहुत थे, कि राजस्थान में सड़कें अच्छी थी। अब बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। मध्य प्रदेश की सड़कें राजस्थान से लाख गुना बढ़िया हो गई है। अब हम मध्य प्रदेश से राजस्थान जाते हैं तो पता लगता है कि राजस्थान आ गया, इतना फर्क आ गया। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी चौहान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमको जन आदेश यात्रा निकालनी पड़ रही है। उन्होंने जितना काम किया शिवराज सिंह जी के नाम पे, हम राजस्थान में वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नेता हैं। हमारे देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पूरे देश में परिवर्तन हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि एक जमाना था जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों की धरती पर जाता था। आपको ध्यान है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो विदेश में कब जाते थे, कौन सी मीटिंग करते थे, कब वापस आते थे, हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री गए और वापस आए। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर उतरता है तो हिंदुस्तान के लोग स्वागत करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान का शहर आज अमेरिका की धरती पर उतरा है। इतना फर्क पड़ा है। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। यह परिवर्तन क्यों हुआ? यह परिवर्तन मोदी जी के किए गए कार्यों से हुआ है। भाइयों, आज इस बात का हमको गर्व है कि एक जमाना था, मुझे ध्यान है, मैं जब सांसद रहा हूं, आज मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे साहब को भी याद करना चाहूंगा। पांडे जी और हम सांसद थे। आप में ऐसे कई किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं। आपकी अफीम की समस्याओं का समाधान उस समय होता था, नहीं होता था? ईमानदारी से बता रहा। हाँ, एक बार ताली बजा के बताओ। पांडे जी थे उस समय, जितने अफीम काश्तकारों की समस्याएं थी। आज सुधीर गुप्ता जी हैं, हमारे यहाँ सीपी जोशी जी हैं। मोदी जी की सरकार में, क्योंकि बीच में मुझे ध्यान है मनमोहन सिंह जी के राज में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि अफीम की खेती बंद करनी चाहिए। अगर मनमोहन सिंह की सरकार एक बार और हिंदुस्तान में बन जाती तो अफीम की खेती भाइयों बंद हो जाती। आज हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की कि आज अफीम की खेती, जिससे 2 पैसा हिंदुस्तान में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसानों को जो मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी की कृपा से मिल रहा है। उन्होंने कहा कोई खेती बंद नहीं होगी, किसानों के साथ अन्याय हम सहन नहीं कर सकते। आज उसका फायदा हमको मिल रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश में, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप राजस्थान में घूम को देखो, हमारी जो राजस्थान में परिवर्तन यात्रा चल रही है, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। 100% सरकार हमारी बनेगी। और मध्य प्रदेश में तो जो माहौल हम देख रहे हैं, आज लोगों की भावना है कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। क्योंकि जो विकास के कार्य पिछले 15-20 वर्षों में शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हुए, पिछले 9 साल में जिस तरह मोदी जी, अब हमारे चूंकि अतिथि आ गए, मैं यही बात, अपनी बात कह के समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच में पधार गए हैं। हम सब नीमच की इस लाल माटी पर उनका लाल कालीन स्वागत करें और जब माननीय राजनाथ सिंह जी मंच पर पधारें उस समय मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब खड़े होकर के और दोनों हाथों से ताली बजा करके और जोरदार माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय शिवराज सिंह जी का स्वागत करें। बहुत यथाशीघ्र माननीय राजनाथ सिंह जी साहब हमारे बीच पधारे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जरा जोरदार ताली बजा करके और हमारे नेता का स्वागत करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सभी का जोरदार स्वागत करें। नीमच की इस लाल माटी पर माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। हम लाल कालीन से उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से कि दीप प्रज्वलन के बाद हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी दीप प्रज्वलन करेंगे और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही हमारा आज का जन आशीर्वाद यात्रा का एक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ ही निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के सांसद भाई श्री सुधीर गुप्ता जी, जिले के अध्यक्ष भाई पवन पाटीदार जी, आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्री माधव मारू जी और उनके साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष सज्जन सिंह जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी और हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेतागण हैं माधव मारू जी और जिले के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पधारे अतिथियों का स्वागत करेंगे एक ही माला से, क्योंकि थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हुआ है, इसलिए आप सबकी ओर से एक ही माला से स्वागत मान लिया जाएगा। मैं जिले के इन तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं कि एक ही माला से माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय अश्विन वैष्णव जी का, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब हमारे जनप्रतिनिधि स्वागत करें तो हम जरा खड़े होकर के जोरदार ताली बजा करके हमारे नेताओं का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है भाई, स्वागत है राजनाथ सिंह जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब इसके साथ ही मैं भाई पवन पाटीदार जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी अतिथियों का स्वागत करें और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी से, वो आए और स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय सुधीर गुप्ता जी। भारत माता की, वंदे वंदे। आज अवसर है स्वागत का, अभिनंदन का, और ये स्वागत अभिनंदन हम सब मिलकर, जिनसे देश प्यार करता है, जिनसे प्रदेश प्यार करता है, ऐसे हमारे नेतृत्व का स्वागत करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। और यह अवसर है जनता से आशीर्वाद लेने का भी। मैं अभिभूत हूं आज इस जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने के इस पावन पवित्र अवसर पर, नीमच की इस धरा पर जो सीआरपीएफ का जन्म स्थली रहा है, इस पवित्र धरा पर देश के रक्षा मंत्री, जिन्हें भारत का बच्चा बच्चा स्नेह और प्यार करता है, ऐसे सम्मानीय राजनाथ सिंह जी यहां उपस्थित हैं। मैं आप सब से आग्रह करूंगा, करतल ध्वनि से राजनाथ सिंह जी का भव्य स्वागत कीजिए। आज अवसर हम सबके बीच में है।
जहां बच्चा बच्चा शिवराज के रूप में इस क्षेत्र में शिवराज जी से प्यार करता है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हम सबको मार्गदर्शन देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हैं। साथ में उपस्थित हैं सम्मानीय अश्विन वैष्णव जी, भारत के कैबिनेट मंत्री रेल, जिन्होंने रेलों के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया हो, ऐसे रेल मंत्री जी हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। स्वागत कीजिए आप प्रदेश के मुखिया संगठन के सम्मानीय श्री वीडी शर्मा जी का, साथ में पधारे समस्त मंत्रीगण, उपस्थित समस्त विधायकगण का। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, हम क्यों अभिभूत हैं। भारत की राजनीति में आज देश में, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो नाम है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दुनिया में जो ऊंचाई ली है, माननीय राजनाथ सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हमने 2014 में भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाने में योगदान दिया था। और आज मैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र, उज्जैन संभाग और मंदसौर की इस यात्रा क्रमांक 4 के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और आप जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ एक जयकारा करें, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बहुत ही जुझारू और युवा नेता आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को, वो पधारें और हम सबको स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा जोरदार ताली बजा करके प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मीडिया के मित्र, जरा जनता पीछे से थोड़ा सा उसको परेशानी हो रही है, तो जरा एक साइड कर लें थोड़ा सा। बोलिए भारत माता की। अरे राजनाथ सिंह जी आए हैं और नीमच में आज जन आशीर्वाद यात्रा का आज यहां से वो उद्घाटन करने वाले हैं। और ये आवाज पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश के अंदर गुंजायमान होनी चाहिए उनके नेतृत्व में। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे मध्य प्रदेश के जन आशीर्वाद यात्रा के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करिए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे जन जन के लाडले नेता, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य बना करके इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के चले हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे रेल मंत्री जी, यहां पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय मोहन यादव जी, उषा ठाकुर जी और संपूर्ण मंच, हमारे ओम प्रकाश जी और हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष, क्योंकि समय बहुत देर हो गई है, मैं आदरणीय पूरे मंच का अभिनंदन करते हुए जो जनता जनार्दन आज इस नीमच के अंदर उमड़ी है, हमारे जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर राजनाथ सिंह जी उद्घाटन करने के लिए आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो 2003 का जो मध्य प्रदेश था, कांग्रेस के राज के अंदर मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह और 15 महीने में गलती से बनी सरकार, उन्होंने जिस प्रकार से लिया था इस मध्य प्रदेश को, मेरे भाइयों और बहनों, उन 15 महीने में भी इस मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से, जरा मीडिया के मित्र थोड़ा सा जरा ऐसे हो जाएंगे, जरा मीडिया के मित्र थोड़ा सा जरा ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा सा बस। जो 2003 का मध्य प्रदेश था,
जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर कहा जाता था, और 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने इस मध्य प्रदेश हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। मित्रों, आज ये जन आशीर्वाद यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो इस मध्य प्रदेश का विकास और गरीबों का कल्याण हुआ है, आज विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस मध्य प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा में आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबको आशीर्वाद देने भी आए हैं और जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि आज मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है और जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाई है, मेरे भाई और बहनों, आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबके बीच भाई और बहनों इस क्षेत्र के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज आपसे आशीर्वाद लेने के ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, आज आवश्यकता है हम सब लोग मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मैदान में उतरी है, आज हम सब लोग आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में आशीर्वाद दे करके ऐतिहासिक बहुमत से विजय श्री दिलाने का काम ये जनता जनार्दन करेगी। आज हम सब लोग आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। बोलिए, आप सब लोग आशीर्वाद देंगे? भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। इस मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के हाथ मजबूत करने के लिए, आप सब आशीर्वाद देने के लिए आज यहां पर आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय श्री दिला करके आप सबका आशीर्वाद मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भांजियों के मामा और बहनों के भाई, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही पार्टी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को आमंत्रित कर रहा हूं। आप सबसे निवेदन करूंगा, जरा जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भादवा मैया की। सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज हम सबके सौभाग्य से मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर लाल माटी की इस नगरी नीमच में पधारे हुए हमारे ऐसे रक्षा मंत्री जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है कि पहले जब कांग्रेस का राज था तो पिद्दी पिद्दी से देश डराते थे, और अब अगर चीन ने जरूरत हमारी सीमा में घुसने की तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया गया। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री और प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए श्रीमान राजनाथ सिंह जी का। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उनका भी हृदय से स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे महामंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, जगदीश जी, ओम प्रकाश जी, उषा जी, मोहन जी, समय कम है इसलिए हरदीप डंग जी, हमारे सांसद सुधीर जी, यहाँ के विधायक दिलीप जी, जिलाध्यक्ष पवन जी, और अब मैं माफी चाहता हूं क्योंकि भाई साहब को सुनना है इसलिए बाकी सभी विधायक साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों भाइयों बेटे बेटियों दोनों हो हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम।
आप सबको नमस्कार। आज हम सबको गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया का उदय हुआ है, एक नए भारत का उदय हुआ है। देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज मैं लंबा समय नहीं लूंगा। आज सवेरे मैं महाकाल महाराज के मंदिर में गया था ये प्रार्थना करने कि हे प्रभु, 1 महीना हो गया मेरे किसान परेशान हैं, बारिश नहीं हुई, अब कृपा की ऐसी वर्षा कर दो कि किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए और फसलें भी हमारी ठीक हो जाए। आज मैं ओरछा में राम राजा के दरबार में गया था। वहां राम राजा लोक बनने वाला है। वहां भी मैंने यही प्रार्थना की और आपसे भी अपील करता हूं, आप भी अपने गांव में जो भी मंदिर हो, एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें बच जाए। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन किसान भाइयों, मैं केवल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सूखे के द्वार पर आज प्रदेश खड़ा है। हमें उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन अगर सूखे का संकट भी आए तो घबराना मत, मैं काय के लिए हूं मेरे बहनों और भाइयों। इस संकट के पार अपने किसानों को हम निकाल के ले जाएंगे। कल रात को भी मैंने समीक्षा की। बिजली की दिक्कत है क्योंकि एक साथ डिमांड इतनी बढ़ गई है। 15,000 मेगावाट का भी कल्पना नहीं की थी। सावन सूखा, भादों सूखा, लेकिन उसका भी बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे और इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है जो कह दें कि क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। बीच में 1.25 साल आ गए थे और तब जब भारी बरसात आई थी, गांधी सागर टूटने का खतरा पैदा हो गया था। बताओ किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपको मुआवजा दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये बेईमान कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज ईमानदारी से बताना, नीमच का, मंदसौर का जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? आज मैं सही कह रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के जोर से बता दो, कांग्रेस ने कभी किया है क्या? इतनी शानदार सड़कें कांग्रेस ने कभी बनवाई थी क्या? मेडिकल कॉलेज नीमच में कौन ने खोला? अरे कौन ने खोला, बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहां के रिंग रोड हो, यहां के विकास के काम हो, नीमच को सजाना हो, संवारना हो, नीमच हो, जावद हो, मनासा हो। अभी हमने रामपुर मनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया और नीमच जावद वालों 3,200 करोड़ रुपए की आपकी नीमच जावद सूक्ष्म सिंचाई योजना भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार। जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है। और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आगे भी ये बताओ, विकास के काम
आगे भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस? जोर से बताओ। और कांग्रेस की तो मती मारी गई है। उनने एक संगठन एक बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इकट्ठे हो गए बंबई में और अब क्या क्या कह रहे हैं? उनके घटक दल कह रहे हैं कि सनातन धर्म, सनातन ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारे वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं? वो भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएगी? क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा? क्या क्या कह रहे हैं ये कीर्ति हो या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए, मैडम सोनिया गांधी, शक, कुषाण, हूण, पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए, ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए। ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के गठबंधन देश का भला कर सकते हैं? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। लंबा समय हमारे पास नहीं है, हम राजनाथ सिंह भाई साहब को सुनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया। ये नीमच जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच मनासा जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे? जोर से बताइए, आशीर्वाद देंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? मामा को भी आशीर्वाद देंगे? भाजपा को आशीर्वाद देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय का शंखनाद करते हुए भाजपा को जिताने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं सीधे बंसीलाल जी को तकलीफ ना देते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा और हमारे मध्य प्रदेश के तेज, तर्रार और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, यहां के प्रभारी भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सुश्री उषा ठाकुर, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, श्री मोहन यादव जी, श्री हरदीप डंग जी और यहाँ के सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, श्री पवन पाटीदार जी, श्री बंशीलाल जी गुर्जर, श्री तेज बहादुर सिंह, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी, श्री जितेंद्र वधानी, श्री सज्जन सिंह जी चौहान, श्री क्षितिज भट्ट, श्रीमती स्वाति जी चोपड़ा और मंच मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जन आशीर्वाद यात्रा आज यहां से प्रारंभ हो रही है। आशीर्वाद किसे चाहिए? शिवराज सिंह के नेतृत्व की सरकार को चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अभी बैठे बैठे आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के भाषण को सुन रहा था और इसके पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए इन्हें मैंने बहुत ही गौर से देखा। यदि मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो,
लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। और शिवराज सिंह जी चौहान केवल कला के माध्यम से ही चुनावी कामयाबी हासिल नहीं करते, एक सेवक के रूप में बराबर उन्होंने जनता की सेवा की है बहनों भाइयों। इस कारण लोगों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है। आज इस नीमच के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ यहां हो रहा है। और मैं तो यह मानता हूं कि नीमच सहित मालवा का पूरा क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश का आर्थिक इंजन माना जाता है। यह लोगों की मान्यता है कि जब मालवा क्षेत्र आगे बढ़ता है, मालवा क्षेत्र यदि खुशहाल होता है, तो सारा का सारा मध्य प्रदेश ही खुशहाल होता है। एक यह धारणा लोगों की यह बनी हुई है। शिवराज सिंह जी चौहान लगभग 16-17 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा की है। क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान के अंदर गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता मैंने देखी है, राजनीति में बिरले लोगों में इस प्रकार की संवेदनशीलता देखने को मिलती है। जिस तरीके से जनता के साथ एक अपनापन का भाव बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, मेरे बहनों भाइयों, वह काबिले तारीफ है। और यही मध्य प्रदेश राज्य, जो कभी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज बीमारू राज्यों की श्रेणी से इस मध्य प्रदेश को निकालकर और विकासशील और विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है, तो आपके मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है बहनों भाइयों। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने बीच में थोड़े समय के लिए, 1.5 साल 2 साल के लिए, कांग्रेस का भी एक मुख्यमंत्री देखा है, और लगातार लंबे समय तक आपने शिवराज सिंह जी चौहान को भी मुख्यमंत्री के रूप में आपने देखा है बहनों भाई। आप स्वयं ही यह कल्पना कर सकते हैं कि सचमुच सेवक के भाव से, शासक के भाव से नहीं, सेवक के भाव से जनता की कौन सेवा कर सकता है। और जितना मैं जानता हूं, विगत 30, 35, 40 वर्षों से मैं कह सकता हूं, प्रारंभ से ही शिवराज सिंह चौहान ने एक सेवक की तरह अपनी भूमिका निभाई है। और आज संगठन को भी श्री बी.डी. शर्मा ने जिस तरीके से ताकत दी है, जिस तरीके से मजबूत बनाया है, मैं मानता हूं कि जो विजय हासिल होगी हमारे संगठन की, यानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी चौहान की और इस भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी विजय हासिल होगी। और मेरे बहनों भाइयों, जहां तक केंद्र का सवाल है, मोदी जी की सरकार का सवाल है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद पिछले 9 वर्षों में भारत का कद दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत तो गरीब देश है, कमजोर देश है, इसका प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोले न बोले उसकी क्या अहमियत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और हम सभी का यह जिम्मेदारी है, भारत का कद दुनिया में निरंतर बढ़ता रहे। 23 देशों के बीच एक सर्वे हुआ है। 23 देशों के सर्वे में आधे से अधिक लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत दुनिया में एक ताकतवर देशों की कतार में आकर अपने को खड़ा करने में यह पूरी तरह से कामयाब हुआ है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जब भी दुनिया को भी जरूरत पड़ती है तो मेरे बहनों भाइयों, यह भारत दुनिया के लोगों की भी मदद करता है। कोरोना का संकट आया था, कोविड का संकट, आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। बड़ी संख्या में एक भय लोगों के अंदर पैदा हो गया कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
दुनिया से जो खबरें आती थी अखबारों में कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना के कारण दम तोड़ रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, यहां के लोग भी भयभीत थे। लेकिन कोरोना की संकट को, चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया बहनों भाइयों। और जो वैक्सीन, जो टीका कोरोना के दौरान आपको लगा है, वह टीका भारत में नहीं बनता था, वह वैक्सीन भारत में नहीं बनता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद किया, उनकी हौसला अफजाई की, और हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे ही देश के चिकित्सकों ने वैक्सीन बनाकर तैयार किया, और हमारे देश में 220 डोज से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी है, जो कि दुनिया में किसी देश में इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है बहनों भाइयों। यह करिश्मा है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का। और केवल अपने ही देश में रहने वाले लोगों को वैक्सीन हम लोगों ने नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग केवल अपनी ही चिंता नहीं करते हैं, पूरे विश्व की चिंता करते हैं। क्योंकि भारत के रहने वाले ऋषियों और मनुष्यों ने भारत में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश ने दिया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। एक ऐसा हमारा यह देश है। 100 से अधिक देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराई, 100 से अधिक देशों को। आज भी उन देशों में भारत के इस सहयोग की चर्चा होती है। यह हैसियत है भारत की। भारत की ताकत का एहसास करना हो, भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आपको एहसास करना हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको इस बात की जानकारी है, यूक्रेन और रूस का यह युद्ध लगभग 1 साल से अधिक का समय हो गया, यह लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में हमारे भारत के रहने वाले छात्र जो वहां पढ़ाई लिखाई करते थे, उस युद्ध के दौरान फंसे हुए थे। मां बाप यहां बेहद चिंतित थे, क्या होगा हमारे बच्चों को, कोई मिसाइल यदि गिर गई, कोई तोप गिर गई, कोई बम गिर गया, क्या होगा हमारे बच्चों को। यहां उनके सारे माता पिता ने यह कहना शुरू किया कि मोदी जी चाहे जो भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से ले आइए। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया बहनों भाइयों, वह काम आपके प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। उन्होंने टेलीफोन उठाया और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, आक्रमण करने वाले देश रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, और दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बहनों भाइयों 4.5-5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया, और हमारे जहाज, हमारे सेना के, नेवी के, एयरफोर्स के जवान, उन 23,000 जवानों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर वह भारत आ गए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की हैसियत। ऐसी स्थिति बनी है। और मैं कहता हूं, भारत आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान के जो विकासशील अथवा विकसित राज्य हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2001-2 में जब यह मुख्यमंत्री नहीं बने थे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले सकल घरेलू उत्पादन, यानी आप मोटा मोटा यदि कहना हो तो मान लीजिए कि यहां पर सारा धन दौलत लगभग मिलाकर 71,594 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुन लीजिए, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन 71,594 करोड़ रुपये था पूरे मध्य प्रदेश का। लेकिन कमाल किया है शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने, आज वह बढ़कर 13,82,000 करोड़ हो गया। बहनों भाइयों, यह छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है। पहले एक व्यक्ति की आमदनी बामुश्किल 11,000 हुआ करती थी, आज बढ़कर 1,40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सबकी आमदनी 1,40,000 हो गई, लेकिन धन दौलत संपत्ति जो मध्य प्रदेश में बढ़ी है, उसका औसत निकालने पर इतना आता है। पहले औसत निकालते थे तो प्रति व्यक्ति केवल 11,718 रुपया आता था। आज यदि हम औसत निकालते हैं तो वह बढ़कर लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया हो गया।
यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और इतना ही नहीं, सारे देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत देश का की धन दौलत में पहले मध्य प्रदेश बामुश्किल 3%, 3.5, 3.6 यही योगदान किया करता था। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह करिश्मा कर दिया कि आज पूरे देश की जीडीपी में हमारा यह मध्य प्रदेश, मेरे बहनों भाइयों, 4.1% का योगदान देने का काम कर रहा है। और यह श्रेय यदि जाता है तो हमारे मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों को जाता है। करिश्माई काम आप लोगों ने यह किया है। और मैं कह सकता हूं आपके ही श्रम और परिश्रम का नतीजा है, मोदी जी के नेतृत्व का यह करिश्मा है कि जो भारत 2014 के पहले अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर हुआ करता था। बहनों भाइयों, आज आपको खुशी होगी कि 9 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कि 10वें नंबर से जंप लेकर आज हमारा भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 5वें स्थान पर यह खड़ा हो गया। और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी इस समय यह कह रही हैं, यही सिलसिला चलता रहा, यदि यही क्रम यदि चलता रहा तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आज के 3 साल के बाद ही धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के टॉप के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो संकल्प लिया है, चाहे जो भी हो, चाहे जितना अथक परिश्रम हम लोगों को क्यों न करना पड़े, सारे भारतवासियों को क्यों न करना पड़े, 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के साथ ही हम भारत को अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से दुनिया में हम सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए आवश्यक है मेरे बहनों भाई कि हर राज्यों में भी सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो अनुकूल है। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए मोदी जी वहां से कुछ कहें और उस राज्य की सरकार सुने ही ना। कैसे हमारा देश धनवान होगा, कैसे हमारा देश खुशहाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं आज यदि भारत आगे बढ़ रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यही आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो बदलाव आया है, बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, शिवराज सिंह जी चौहान को प्राप्त हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहा है उसको प्राप्त हो। इसे देखने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा बीच में 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी आए थे, क्या कर दिया? गरीबों का सिर छत से ढकना चाहिए, गरीबों के सिर पर छत होनी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने यहां पर आवास स्वीकृत किए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 लाख आवास बनाएंगे ही नहीं। केवल इस बात की चिंता उन्हें सता रही थी कि कहीं इसका श्रेय मोदी जी को न चला जाए। और जो 1.5 साल उन्होंने सरकार चलाई है, यही काम किया है। जितनी हमारी पुरानी योजनाएं थी उनको बंद करना, और जो हमारी केंद्र की योजनाएं आती थी, जो योजना मोदी जी बनाकर भेजते थे, उनमें बाधा डालना। और मैं तो समझता हूं कि शायद ही कोई सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है कि गरीब को भोजन के बाद सबसे पहली आवश्यकता जो उसकी होती है, उसके सिर पर छत चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि हम मकान बनाएंगे ही नहीं। क्या तमाशा कर दिया है। और बराबर इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा, जब से आजाद भारत में इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करना प्रारंभ किया, तब से बराबर कहते हैं हमारी सरकार बनाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। बराबर हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देते रहे। लेकिन आपने देखा कि गरीब गरीब बनता गया। अभी एक आंकड़ा आया है, और मैं तो प्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि हमारा आंकड़ा गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें,
क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने में विश्वास नहीं करता हूं, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने में विश्वास करता हूं। मेरे बहनों भाई, कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। और एक और रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उन्होंने तो कहा है कि भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। अब भारत में शायद ही कहीं पर कोई अति गरीब देखने को मिले। ऐसी सरकार चलाने वाली है भारतीय जनता पार्टी है। और ये देखिए, यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, अब यात्रा यहां की बात छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यदि कहीं पर पैदा हुए थे, कहीं मध्य प्रदेश बहू में पैदा हुए थे, यही जन्म स्थान था, वह क्या चाहते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, यह सब सारे के सारे इनको सम्मान के साथ जीने का हक मिल जाए। यही हसरत थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और यही उनकी तमन्ना थी। और मैं समझता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो उनकी उम्मीद थी, जो उनकी आकांक्षा थी, जो उनकी हसरत थी, उसको केंद्र में भी पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी कोई कर रहा है तो आपके मामा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या क्या काम हुए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी उड़न खटोला 6 बजे के बाद नहीं उड़ पाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, हमारी मजबूरी है, जाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा, एक इन लोगों ने, कई पार्टियों ने मिलकर एक कुनबा बना लिया, भानुमती का कुनबा। भानुमती का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यही है ना? बताइए। अब वो समझ गए कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। 28 लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश के 38 राजनीतिक पार्टी, 28 इकट्ठा हुए, देश के 38 राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं, देश को यदि कोई बना सकता है, देश का मस्तक ऊंचा कर सकता है कोई, तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए सारी पार्टियां मेरे साथ आकर जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जुड़ गई। यह करिश्मा देखिए। अब उसमें 28 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रख दिया इंडिया। बहनों भाइयों, आपको इंडिया अच्छा लगता है कि भारत? पीछे से बोलो, भारत लगता है अच्छा कि इंडिया? इंडिया रख दिया। एक बार हम लोगों ने ही ऐसे ही कुछ, जो चुनावी अभियान चलाने वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसी ही चूक हो गई थी। बराबर हम लोग भारत भारत ही कहते हैं, चूक ये हो गई थी। हम लोगों ने भी, अटल जी की सरकार थी, लोगों ने कुछ नारा दे दिया, कहा कि वाह, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। और मैंने भाई उसमें चुनाव हम लोग हार गए। यही हाल इनका भी होने जा रहा है, गर्त में डूबने जा रहा है। आज भारत मंगल ग्रह की यात्रा कर रहा है, भारत चांद पर पहुंच गया, सूरज के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज यह भारत की कोशिश है। इन लोगों की हालत देखिए, कांग्रेस की हालत देखिए। हमारा चंद्रयान, सूर्ययान, यह उड़ान भर रहा है। अब पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में, कोई देश जिस काम को नहीं कर पाया कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चला गया, वहां जाकर लैंड हो गया, खड़ा हो गया। यह करिश्मा किया है और आज सारे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। लेकिन विडंबना है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, बराबर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया है इन लोग? इन्हीं के गठबंधन के एक सज्जन है, कहते हैं कि साहब, सनातन धर्म यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए?
बहनों भाइयों, सनातन जिसका अर्थ होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, यह न कभी पैदा होता है न कभी यह मरता है। यह सनातन धर्म है जिसने केवल भारत की सीमाओं में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यदि किसी ने दिया है तो सनातन धर्मियों ने दिया है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में माताएं बहनें जब आटा गूंथती हैं, थाली में आटा सानना कहते हैं यहां, मैं जानता हूं, आटा गूंथती हैं और बगल से यदि चींटी गुजरती रहती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए रख देती हैं ताकि चींटी भी दीर्घजीवी हो। और इतना ही नहीं, वह सनातन धर्म को मानने वाली है। इतना ही नहीं, हमारे यहां चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना यह सनातन धर्मी करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्मी कहते हैं। बहनों, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से, क्या आपके घटक डीएमके के एक नेता ने ऐसी बातें कही हैं? क्यों नहीं डीएमके के साथ आप रिश्ता तोड़ देते? नहीं तो आपको देशवासियों से क्षमा याचना करनी होगी। बहनों भाइयों, देश ऐसे माफ नहीं करेगा। सनातन धर्म में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सनातन धर्मी ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। यह सनातन धर्मियों ने कहा है। ऐसी संवेदना और कहां देखने को मिलेगी? उस सनातन धर्म के लिए कहते हैं जाति आधारित है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्या हमारे मोदी जी ने सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम नहीं उठाए हैं? सामाजिक सशक्तिकरण का काम चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो अथवा केंद्र की सरकार हो, नहीं कर रही है। क्या कभी किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सोचा हर गरीब को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत होना चाहिए? माता बहनों को घड़े में पानी भरकर 2-2, 3-3 किलोमीटर की यात्रा करके घर में पानी नहीं ले जाने की नौबत आनी चाहिए। किसने किया? गरीब बीमार हो जाता है, दवा के अभाव में मर जाता है, आयुष्मान भारत योजना किसने लागू किया? उनके सशक्तिकरण के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए कौन काम कर रहा है? सनातन धर्मी ही कर रहे हैं। बहनों भाई, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब का मतलब यह नहीं होता है कोई हिंसा का रुख अख्तियार करना चाहिए। जवाब देना चाहिए, वोट के माध्यम से देना चाहिए। क्या बना दिया है तमाशा भारत को? बहनों भाइयों, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करने आया हूं कि जब मैं देखता हूं आपके मुख्यमंत्री को कि माताओं बहनों का पैर पकड़ के उनके हाथ में जूती पहनाते हुए, तो बहनों भाइयों, सचमुच मैं सोचता हूं कि आपका मुख्यमंत्री कितना संवेदनशील है। अब ऐसा करने वाले लोग, यदि आपने देखा है, जिसको समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ माना जाता था, उस परिवार के एक व्यक्ति का पैर धोने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों, यह है सनातन धर्म। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मुझे अब इशारा हो रहा है कि मुझे चलना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, तो जिता देंगे ना पक्का कि नहीं? है तो एक बार जब खड़े होकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूं। खड़े होकर ताली बजा दीजिए तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करूंगा सभी से कि हमारा सदस्यता अभियान भी है और युवा साथी भी हैं। रथ को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी।
तो एक टोल फ्री नंबर है 7000230 इस नंबर को डायल करके अपन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस नंबर को जो है आप